नमस्कार साथियों, शर्मा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सेकंड ग्रेड के साथियों के लिए हमने अपनी सीरीज शुरू कर रखी है, तो सभी साथी आपके अपने शर्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को शेयर कर दें। सेकंड ग्रेड के लिए ज्योग्राफी पीवाई की सीरीज अपनी चल रही है। पेपर फर्स्ट के जो परीक्षार्थी है, सभी परीक्षार्थी मुख्य रूप से पेपर फर्स्ट देने वाले हैं, उनके लिए आज अपन चर्चा करेंगे भारत का अपवाह तंत्र और भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में अब तक किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी बेस पे आरपीएससी के न्यू पैटर्न के आधार पर अपन शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का सिलेबस। तो एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार मुख्य रूप से एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भारतीय अपवाह तंत्र पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। हो जाओ तैयार इन्हीं शब्दों के साथ में कि आत्मविश्वास का दीप जलाओ तुम, आत्मविश्वास का दीप जलाओ तुम, यह अंधेरा खुद मिट जाएगा, हौसलों से उड़ान तो भरो, हौसलों से उड़ान तो भरो तुम, हर सपना सच बन जाएगा, हर सपना सच बन जाएगा। तो प्रयास करें, कोशिश करें, एक दिन हो सकता है कि अपना हर एक सपना जो है आपका है वो सच साबित हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आज की सीरीज का देखते हैं क्या कहती है सीरीज। भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है साथियों। अपवाह के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? कथन सही पूछा है तो ध्यान से देखिएगा। अपना जो चैप्टर है, अपने जो प्रश्न बने हैं मुख्य रूप से उसमें दोनों काम साथ साथ में हो रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न आरपीएससी पैटर्न लेके आई है, उस पैटर्न के बेस पे अपन चल रहे हैं और साथ साथ में संपूर्ण सिलेबस कवर कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि संपूर्ण सिलेबस जो है वो एक साथ कवर कर रहे हैं इसी सीरीज के साथ। देखिए, अपवाह तंत्र के संदर्भ में सही कथन पूछ लिया है। सबसे पहली बात, प्रश्न को यह देखें कि उसमें पूछा क्या गया है, वास्तविक क्या उसमें पूछा गया है ना। इस चीज को आप पहले से परख लें, ओवर कॉन्फिडेंस ना होकर के कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़े। पहला ऑप्शन है कि निश्चित वाहिकाओं के द्वारा या माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। बिल्कुल राइट बात है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से किसी प्रदेश का यदि पानी बह रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। तो अपवाह तंत्र की बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो बिल्कुल इन वाहिकाओं का जाल जो होता है वो अपवाह तंत्र कहलाता है। तो इसकी ये डेफिनेशन भी राइट है। किसी क्षेत्र का अपवाह है वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि, स्थलाकृति, ढाल और जल प्रवाह की मात्रा आदि का परिणाम होता है। बिल्कुल ये बात भी इसकी सही है। ऑप्शन बनाने वाले ने एक ऑप्शन छोड़ दिया, इसमें अपन क्या करेंगे? सभी कथन सत्य। अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य है या सही है ये। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा अपना? सभी कथन सत्य है। 4-3 जो बिंदु आपके समक्ष आए साथियों, तीनों बिंदु मुख्य रूप से राइट है ना। तो सभी कथन इसके सत्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि वृक्षाकार अपवाह तंत्र का प्रकार निम्न में से है। वृक्षाकार, अब अपवाह तंत्र है उसके कई आकार के अनुसार प्रकार देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से वृक्षाकार मिल सकता है, अरीय प्रतिरूप मिल सकता है ना, कई प्रकार के जालीनुमा प्रतिरूप मिल सकता है। तो कई प्रकार के प्रतिरूप वहां मिलते हैं। तो मुख्य रूप से वृक्षाकार की जब बात आ जाए तो कौन सा अपवाह तंत्र मुख्य रूप से वृक्षाकार अपवाह तंत्र का प्रकार निम्न में से है। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं उत्तरी विशाल मैदान। अब एक पेड़ की जिस प्रकार से शाखाएं होती है ठीक उस प्रकार का अपवाह तंत्र वृक्षाकार कहलाता है। इस प्रकार का जो अपवाह तंत्र होता है वो वृक्षाकार कहलाता है। इसका मतलब हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां उत्तर के विशाल मैदान में वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती है। यहां पे ए ऑप्शन जो है मुख्य रूप से राइट हो जाता है। अमरकंटक की पहाड़ियां, एक पहाड़ी जो होती है साथियों, उस पहाड़ी से निकलने वाला जल चारों ओर प्रवाहित होता है। वो तो पहाड़ी का जो क्षेत्र होता है वो मुख्य रूप से अरीय प्रतिरूप का निर्माण करता है। अरीय होता है अनियमित, जिसका कोई आकार निश्चित नहीं हो, अरीय अनियमित आकार। ठीक है, तो अमरकंटक की पहाड़ी वाला
और ये प्रतिरूप का उदाहरण होता है। ठीक है, फिर है सांबर झील का अपवाह तंत्र। अब सांबर झील का जो अपवाह तंत्र जो होता है मुख्य रूप से वो एक केंद्र के अंदर चारों ओर का पानी आकर के इसमें बहता है, गिरता है, बीच में सांबर झील है ना। तो ये भी मुख्य रूप से किस प्रकार का अपवाह तंत्र इसको कहेंगे, अध्यारोपित। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर राइट है, जो कि वृक्षाकार का उदाहरण है। ठीक है, चले आगे अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से सही कथन नहीं है। अब कौन सा इसमें से सही नहीं है या गलत कौन सा है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़े। पहला है, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से जल भाग कर लाती है, उसका वह क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सही है। एक नदी के अंदर जितनी दूरी का पानी इसके अंदर आता है वो सारा पानी मुख्य रूप से इसका क्या कहलाता है, जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अब ये नदी प्रवाहित हो रही है, उसमें कहाँ का पानी इसमें आके मिल रहा है, इस पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा, जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अगला बिंदु, एक नदी तथा सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। एक नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है मुख्य रूप से, है ना, जितनी दूर में वो पानी प्राप्त करती है उसका जल ग्रहण क्षेत्र है, और जितनी दूर को अपवाहित करती है वो उसकी नदी द्रोणी कहलाती है। ठीक है, एक द्रोणी को दूसरी द्रोणी से अलग करने वाली सीमा जल विभाजक कहलाता है। तो जल विभाजक क्या होता है, जैसे कि यहां बीच में यह भाग थोड़ा सा ऊंचा है, ये पहाड़ियां है मुख्य रूप से। अब इन पहाड़ियों से इधर का पानी पीछे की ओर इस ओर प्रवाहित हो रहा है, और इधर इस साइड का पानी जो है, दूसरी साइड का पानी जो है, इस साइड का पानी इस ओर प्रवाहित हो रहा है। अब इसमें ये जो बीच में ये पहाड़ी है वो क्या काम करती है, जल विभाजक का काम करती है। क्यों, ये यहाँ के पानी को 2 भागों में बांटती है। एक भाग इसका इस ओर बह रहा है, दूसरा भाग इसका इस ओर बह रहा है। इसका मतलब ऐसी जगह है मुख्य रूप से जो ऊपर उठी हुई हो, और वहां से जो पानी का प्रवाह होता है वो दोनों साइड में होता हो, एक दूसरे के विपरीत होता हो, उसको उसका जल विभाजक कहा जाता है। तो इसमें बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी इसका सही है। अब देखिए इसमें कथन सही नहीं है पूछा है। अब डी में क्या लिखा है, डी ऑप्शन कहता है कि नदी द्रोणी का आकार छोटा होता है जबकि जल संभर का आकार बड़ा होता है। इसमें यहां मिस्टेक है साथियों, क्योंकि यहां मिस्टेक क्यों है, क्योंकि नदी द्रोणी का आकार छोटा न होकर के नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है। ठीक है, और संभर का आकार बड़ा ना होकर के संभर का आकार छोटा होता है। द्रोणी से जल संभर छोटा होता है। छोटी नदी द्रोणियों को जल संभर कहा जाता है। समझ गए, तो ये इसमें मिस्टेक है। तो गलत कथन कौन सा है या सही कथन नहीं है, तो डी ऑप्शन यहां पे सही नहीं है। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न देखो, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है। तो समुद्र में जल विसर्जन 2 प्रकार के तरीके से अपने यहां पे होता है। कहां पे, अरब सागर की ओर, एक अरब सागरीय और दूसरा बंगाल की खाड़ी का। तो मुख्य रूप से समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारत के अंदर 2 प्रकार का अपवाह तंत्र मिलता है। एक अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। ठीक है, तो अरब सागर में नर्मदा और तापी, लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती ये नदियां और अन्य पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां। बंगाल की खाड़ी की ओर नदियां गंगा, यमुना, सिंधु की सहायक नदियां, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और उनकी सहायक नदियां बंगाल की खाड़ी के अपवाह में शामिल होती है। अगला प्रश्न विस्तार से देखेंगे आगे भी। भारत के कुल अपवाह का कितना प्रतिशत भाग बंगाल की खाड़ी के अपवाह के अधीन आता है। तो मुख्य रूप से भारतीय अपवाह को 2 भागों में बांटा। 2 भाग कौन से रखे अपने, एक तो अरब सागरीय और एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह। ये 2 भाग अपने रखे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का अपवाह। ठीक है,
अब देखो अरब सागर के अंदर बहुत कम पानी जाता है, तो अरब सागर में पानी जाता है 23% और बंगाली खाड़ी में पानी जाता है 77%। तो यहां पूछा है बंगाली खाड़ी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अरब सागर में अपवाह तंत्र का 23% हिस्सा है और इसमें 77% हिस्सा है। ठीक है, अगला बिंदु, अगला बिंदु है साथियों, जल संभर के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। जल संभर या नदी द्रोणी के आकार के आधार पे, तो जल संभर या नदी द्रोणी के आकार के आधार पर भारतीय नदियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। एक तो होता है बड़ी नदी द्रोणी, बड़ी नदी द्रोणी, दूसरा है मध्यम नदी द्रोणी, तीसरा है लघु नदी द्रोणी। ये 3 प्रकार इसके। ठीक है, 3 प्रकार। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि प्रमुख नदी द्रोणी आधार पर कितना अपवाह क्षेत्र होता है। प्रमुख नदी द्रोणी या बड़ी नदी द्रोणी, प्रमुख कह दो चाहे बड़ी नदी द्रोणी कह दो। अब बड़ी नदी द्रोणी किसको कहेंगे? जिसमें जल का प्रवाह कितना होगा मुख्य रूप से, तो जिसमें 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अपवाह क्षेत्र पाया जाता है जिस नदी का, उसको प्रमुख नदी द्रोणी या बड़ी नदी द्रोणी में शामिल किया जाता है। जिसमें 2000 से लेकर 20,000 तक का क्षेत्र आता है, 2000 से अधिक और 20,000 से कम एरिया आता है, वो मध्यम नदी द्रोणी में शामिल होती है। ठीक है, वो मध्यम में शामिल होती है। और जहां पे 2000 से कम, 2000 वर्ग किमी से कम अपवाह क्षेत्र होता है, उसको लघु नदी द्रोणी में शामिल किया जाता है। किसमें? लघु नदी द्रोणी, इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है कि प्रमुख नदी या बड़ी नदी द्रोणी, तो इसमें हो जाएगा 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदियां। अगला देखो, भारत के प्रमुख अपवाह द्रोणी में कितनी नदियां शामिल है। प्रमुख या बड़ी नदी द्रोणी जो है उसमें कितनी नदियां शामिल है। इसको बड़ी नदी द्रोणी भी कह देंगे या प्रमुख नदी द्रोणी भी कह देंगे। तो इसमें मुख्य रूप से कितनी नदियां शामिल है, तो साथियों भारत की 14 नदी जो है वो प्रमुख नदी द्रोणी में शामिल है। कितनी? 14 नदी प्रमुख द्रोणी में शामिल है। 44 नदी जो है वो मध्यम द्रोणी में शामिल है, और जो लघु द्रोणी आती है उसमें छोटी सभी नदियां आ गई, शेष नदियां जो छोटे अपवाह क्षेत्र रखती है वो सभी लघु में शामिल हो जाती है, जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से छोटा हो। अगला प्रश्न देखो, उद्गम के प्रकार के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो अपवाह तंत्र उद्गम के प्रकार के आधार पर, तो मुख्य रूप से इसके कितने प्रकार हो जाते हैं? 2 प्रकार। ठीक है, अब 2 प्रकार कौन से नदी का उद्गम? एक तो हो गई हिमालय, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरी कौन सी हो गई? प्रायद्वीपीय नदियां या प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। तो 2 प्रकार से अपन इसको बांट सकते हैं। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियां। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब यहां पे ये जो शोक शब्द है यह मुख्य रूप से
किसके लिए? जिस नदी के द्वारा जनता दुखी हो जाती है ना। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो मुख्य रूप से चंबल, घाघरा, कोसी, दामोदर। तो राइट आंसर है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक कोसी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नदी मुख्य रूप से बिहार में क्या लाती है? बाढ़ लाती है। तो यह बाढ़ के लिए कुख्यात है इस कारण से, क्योंकि अपार जनधन की हानि इस नदी से बिहार में होती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। इसको बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि बंगाल में अंदर मुख्य रूप से तबाही लाने के लिए कुख्यात है कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो मुख्य रूप से कोसी बिहार का शोक और दामोदर बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। एक नाम यहां पे और दे रखा है, जैसे कि चंबल। चंबल नदी जो है उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है, उत्खात भूमि, और बीहड़ व बीहड़ भूमि के लिए कुख्यात है। ठीक है, उत्खात भूमि व बीहड़ भूमि के लिए जानी जाती है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न साथियों की हिमालय से आने वाली नदियों की विशेषता नहीं है। अब मुख्य रूप से 3 विशेषता यहां दे रखी है, तो हिमालय से निकलने नदी की विशेषता कौन सी नहीं है इसमें से? तो यह 12मासी है, बिल्कुल सही है। हिमालय की नदियां 12मासी है। 12मासी कह दो चाहे नित्यवायी कह दो, 12मासी कह दो चाहे नित्यवायी कह दो, जिसमें सदैव जल बहता रहता हो। और सदैव जल मुख्य रूप से यहां कहां से आता है? हिमालय की बर्फ से। हिमालय की बर्फ ग्रीष्म काल होता, जो शुष्क काल होता है, उस समय नदियों को जलापूर्ति हिमालय की बर्फ करती है। ठीक है, उसके बाद में ये मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो बहुत सी ऐसी नदियां हिमालय की जो है वो तेज ढाल से बह के आती है, तो मुख्य रूप से अपना मार्ग भी बदलती रहती है। ठीक है ना, जैसे कोसी नदी बिहार का शोक है ना, ये नेपाल के अंदर खूब अधिक मार्ग बदलने के लिए भी जानी जाती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में अवसाद लाती है, मलबा बहुत लाती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है युवा अवस्था में है मुख्य रूप से, प्लस ढाल अधिक होने के कारण अपने साथ भाव में बहुत अधिक मलबा लेके आती है। तो ये भी बात बिल्कुल राइट है। इसका मतलब इसमें सभी ऑप्शन सत्य है, सभी ऑप्शन सत्य है। ठीक है, अगला देखो। अगला प्रश्न है कि प्राचीन इंडोब्रम नदी अपना जल कहां गिराती थी? अब ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय है, मुख्य रूप से जो हिमालय श्रेणी है, इस हिमालय श्रेणी के साथ साथ एक नदी बहा करती थी मुख्य रूप से, जो कि असम से और पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से किस ओर? पश्चिम की ओर बहती थी, है ना। और इस नदी को मुख्य रूप से प्राचीन समय में क्या कहते थे? इंडोब्रम नदी कहा कर जाता था इसको। ठीक है, या शिवालिक नदी भी कहते थे। दूसरा नाम क्या है इसका? शिवालिक नदी। शिवालिक भी कहते थे, और शिवालिक वर्तमान में हिमालय के सबसे बाहरी सीमा है। ठीक है, भारत के और दक्षिणी जो भाग है हिमालय का, उसको शिवालिक कहा जाता है। तो मुख्य रूप से ये इंडोब्रम या शिवालिक कहलाती थी। असम से किस ओर बहती थी? पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती थी, हिमालय के समानांतर चलती थी, साथ साथ चलती थी। ठीक है, तो ये अपना जल कहां गिराती थी? तो बंगाली खाड़ी में नहीं, अरब सागर में नहीं, सिंध की खाड़ी में। यस, तो इसको माना जाता है कि कहां गिरती थी? सिंध की खाड़ी के अंदर। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो साथियों, दिल्ली रिज पोटवार पठार का उत्थान कब होता है? अब ये देखो, पोटवार पठार मुख्य रूप से दिल्ली रिज है, वो भारत की प्रमुख जल विभाजक में शामिल होता है। थोड़ा सा यदि मानचित्र को अपन देख लें तो आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। थोड़ा सा मैं मानचित्र बनाने का प्रयास कर रहा हूं, और आपको शायद ठीक लगे न लगे, लेकिन कुछ नजदीक पहुंचेंगे अपन भारत के मानचित्र के। ठीक है, अब देखो, जल्दी बनाए तो इतना ही बनेगा ना। अब यहां पे हिमालय श्रेणियां मुख्य रूप से, इस भाग में हिमालय पहाड़ है, या नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, पूर्व की पहाड़ियां हैं। अब यहां पे दिल्ली रिज, दिल्ली की पहाड़ियां। ठीक है,
फिर यहां से पहाड़ियां स्टार्ट हो जाती है, ये सतत अरावली। फिर यहां एक पहाड़ी श्रृंखला चलती है जिसका नाम है विंध्याचल। फिर यहां एक पहाड़ी श्रृंखला चलती है जिसका नाम है सतपुड़ा। फिर यहां पे पहाड़ी मुख्य रूप से चलती है जिसका नाम है पश्चिमी घाट। फिर यहां पहाड़ियां है उसका नाम है नीलगिरी। विस्तार से क्लास देखोगे भारत भौतिक प्रदेश मिल जाएगा। यहां की पहाड़ियां है अन्नामलाई। इसके नीचे की पहाड़ियां है इलायची। इस प्रकार से यह क्षेत्र है। अब साथियों ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यदि मैं मेरा पेन ये थोड़ा सा चलेगा, इसके साथ साथ में इस पेन को देखो आप, तो ये बताएगा कि यहां से ये दिल्ली का रिज पोटवार पठार है, यहां से अरावली के समानांतर में चला, फिर ये विंध्याचल के समानांतर चला, ये छोटे नागपुर के पठार से इधर घुमा, पश्चिमी घाट के सारे चला और ये दक्षिण में कन्याकुमारी चल गया। अब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है मुख्य रूप से, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जल विभाजक। क्या है ये? भारत का जल विभाजक। ठीक है, भारत का जल विभाजक। अब आपको नजर आ रहा है कि अरावली के दिल्ली रिज से स्टार्ट होता है, अरावली के समानांतर मुख्य रूप से, और विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के साथ साथ में नर्मदा और तापी की घाटी है, उसका ढाली शोर है, फिर पश्चिमी घाट के साथ साथ में दक्षिण में कन्याकुमारी तक पहुंच रहा है। ठीक है, अब ये जो भाग आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या करती है? भारत के जल को, अपवाह को दो भागों में बांटती है। एक साइड का पानी अरब सागर की ओर आता है, दूसरी साइड का पानी बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहां का पानी अरब सागर में आता है और इधर का पानी बंगाल की खाड़ी में आता है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अब ये दिल्ली रिज है, ऐसा माना जाता है कि ये ऊपर उठा, तो ये मुख्य रूप से ऊपर कब उठा? मायोसीन क्लब में। तो मायोसीन क्लब की जब बात आती है तो इस समय इंडोब्रम, इस काल में इंडोब्रम नदी प्रवाहित होती थी हिमालय के समानांतर, ऐसा माना जाता है। कार्बोनिफेरस काल में इस समय तो पेंजिया का विघटन होता है, पेंजिया विघटन। ठीक है, इस समय पेंजिया टुकड़ों में टूटता है ना, कार्बोनिफेरस काल की बात करें तो। फिर प्रीकैम्ब्रियन काल, इस काल में अरावली का उद्भव होता है, ऐसा माना जाता है अरावली का उद्भव। ठीक है, प्रीकैम्ब्रियन काल। तो बचा कौन सा? प्लीस्टोसिन काल। ये जो काल प्लीस्टोसिन काल है, ये किसके लिए है? ये माना जाता है कि दिल्ली रिज का उत्थान इस काल में हुआ था। किसमें? प्लीस्टोसिन काल के अंदर, ऐसा माना जाता है। अब ये कब, कितने वर्ष पहले की बातें हैं, इसमें कालक्रम सारणी की चर्चा विस्तार से अपन करेंगे, उस क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है इंडोब्रम नदी का विभाजन किन द्रोणियों में हुआ? अब ये नदी जो मुख्य रूप से है, जैसे ही दिल्ली रिज का उत्थान हो गया तो ये नदी जो है मुख्य रूप से तीन भागों में बंटी थी। सिंधु और उसकी सारी नदियां, गंगा और उसकी सारी नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सारी नदियां। तो सभी बिंदु सही है, ये तीन भागों के अंदर बंट गई थी, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न, अगला है सिंधु नदी के संदर्भ में सही कथन नहीं है। अब गलत पूछ लिया, यहाँ पे सही नहीं है, गलत कथन कौन सा है? तो सिंधु नदी, इसका कुल अपवाह है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है। भारत में इसका अपवाह है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। 3,21,289 वर्ग किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। सिंधु की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1014 किलोमीटर है, यह बिल्कुल गलत है, ये गलत है, इसमें सही नहीं है, क्योंकि 1114 किलोमीटर कितनी है इसकी भारत में लंबाई, किसकी? सिंधु की 1114 किलोमीटर। तो यह कथन इसके अंदर गलत है। इसका मतलब सिंधु के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन यहां पे सही नहीं है। अगला प्रश्न 24, अगला है सिंधु नदी के संदर्भ में
सही कथन कौन सा नहीं है? पुनः उसी तरह का प्रश्न है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत में श्रेणी में स्थित बोखरचू हिमनद से होता है। बिल्कुल सही है, सिंधु का उद्गम बोखरचू हिमनद से होता है और तिब्बत में कैलाश श्रेणी के अंदर। कैलाश श्रेणी कहां पे है? तिब्बत में। तिब्बत में कैलाश श्रेणी से बोखरचू हिमनद से इसका उद्गम होता है। बिल्कुल सही है। इसका उद्गम 4164 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह भी बिल्कुल राइट बात है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, यह इसमें गलत बात है, क्योंकि तिब्बत में इसको सांगपो नहीं कहते। सांगपो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? सिंगी खंबान। क्या बोलते हैं? सिंगी खंबान या शेरमुख। खंबान या इसको शेरमुख कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यह बिंदु इसका गलत है, सी ऑप्शन। यह लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य से गुजरती है। बिल्कुल सही, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से गुजरती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सिंधु की सैग नदियों का समूह है तो शोक गिलगित जास्कर हुंजा, शोक गिलगित जास्करेराव, सोन गिलगित जास्कर हुंजा और शोक भागीरथी जास्कर हुंजा। तो देखिए इसमें राइट है शोक गिलगित जास्कर हुंजा। ये सभी सिंधु की सहायक है। इसमें एराव जो है वो राजस्थान की नदी है जो माही की सहायक है। सोन नदी जो है यह मुख्य रूप से गंगा की सहायक है। ठीक है, और भागीरथी जो है गंगा की शाखा है। इसी से गंगा भागीरथी और अलकनंदा से गंगा बनती है। तो इसमें पहला ऑप्शन राइट है। और ये सभी नदियां जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, हिमालय श्रेणी में मुख्य रूप से मिलती है। अगला कि निम्न में से कौन सा समूह है सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलता? अब नदी यदि जिस ओर बह रही है तो उस ओर अपन अपना मुख कर लेंगे। जैसे इधर नदी बह रही है सिंधु, तो इस ओर अपन मुख कर लेंगे तो अपना राइट हैंड है जो दाएं किनारा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड है बाएं किनारा। अब इसके इस भाग से आकर मिलने वाली नदियां दाएं तरफ में मिलने वाली प्रमुख नदियां हो जाएगी। इसका मतलब इधर से निकलने नदियां कहां से निकलेगी? तो यहां जो श्रेणी कौन सी है? सुलेमान श्रेणी। सुलेमान श्रेणी से निकलकर आने वाली प्रमुख नदियां जो है इसके दाएं किनारे पे मिलने वाली प्रमुख नदियां हो जाएगी। अब देखिए खुर्रम, तोची, गोमल, विबोवा, बिल्कुल सही है। यही ऑप्शन इसका खुर्रम, तोची, गोमल, विबोवा है ना। ये सभी सिंधु नदी के दाएं किनारे मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब मुख्य रूप से पंचनद में शामिल है ये नदियां और सिंधु में मिलती है पाकिस्तान में जाकर के। खुर्रम, तोची, रावी, चेनाब, इसमें रावी चेनाब तो होगी बाद की, पहले की नहीं है, क्योंकि ये मुख्य रूप से किस ओर से मिलती है? ये रावी चेनाब सतलज इस बाएं तट पे मिलती, बाएं किनारे मिलती है। ठीक है ना, तो ये बाएं किनारे की होगी, ये सभी दाएं किनारे की होगी। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया होगा। अगला बिंदु, अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की सहायक झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? झेलम नदी जिसके किनारे श्रीनगर बसा हुआ है मुख्य रूप से, है ना। तो झेलम तो वेरीनाग, पीरपंजाल श्रेणी से वेरीनाग नामक स्थान से, रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू की पहाड़ियों से, रोहतांग दर्रे के निकट व्यासकुंड से, इनमें से कोई नहीं। तो जब झेलम की बात आती है तो ये वेरीनाग झरने के आसपास से या पीरपंजाल श्रेणियों से इसका उद्गम होता है और मुख्य रूप से श्रीनगर की प्रमुख नदी है और इसी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक है, झेलम के किनारे। ठीक, फिर है रोहतांग दर्रा, कुल्लू पहाड़ियां, तो इस भाग से मुख्य रूप से रावी नदी, रावी का उद्गम होता है और व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है जो सतलज की सहायक है। ठीक है भाई, रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पहाड़ी से रावी निकलती है और व्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के पास निकट व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की जब बात आ जाए तो चेनाब, झेलम, रावी और व्यास, है ना।
तो राइट आंसर कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये नदी कौन सी होगी अपनी? चिनाब नदी। ठीक है, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये मुख्य रूप से दो धाराओं से मिलके बनती है, चंद्रा और भागा। ठीक है, इसलिए चिनाब को चंद्रभागा भी कहा जाता है ना। इसका नाम, अन्य नाम क्या हो जाता है? चंद्रभागा। तो ये लगभग पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर तक प्रवाहित हो जाती है। तो मुख्य रूप से ये सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। अगली देखो, अगली है निम्न में से कौन सी नदी सतलज की सहायक नदी है? तो व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो सतलज नदी में मुख्य रूप से मिलने वाली कौन सी नदी है? व्यास। क्योंकि आपको पता है सतलज नदी जो है और व्यास नदी जहां मिलती है वहां एक बांध बना है, हरि के बैराज। हरि के बैराज। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहां पे एक नहर निकाली गई है, राजस्थान नहर थी पहले, आजकल इसका नाम इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, ये तो यहां पे सही आंसर कौन सा है? व्यास, सतलज की सहायक है। जो नदी जिसमें मिलती है वो उसकी सहायक नदी होती है। अगला प्रश्न, अगला है सतलज नदी के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो इसमें से गलत पूछ लिया, कौन सा सतलज नदी के संदर्भ में गलत है साथियों? तो यह है तिब्बत से 4500 मीटर की ऊंचाई से निकलती है सतलज। बिल्कुल सही है, तिब्बत से निकलती है 4555 मीटर की ऊंचाई से। तिब्बत में इसे लांगचेन खंबाब कहा जाता है। बिल्कुल सही है, तिब्बत में उसको लांगचेन खंबाब कहा जाता है, यह भी सत्य बात है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। बिल्कुल सही है, पूर्ववर्ती नदी है। सभी कथन सत्य, तो सभी कथन यहाँ पे सत्य। अब पूर्ववर्ती नदी कौन सी होती है? पूर्ववर्ती नदी ये कौन सी होती है? तो ऐसी नदी जो हिमालय उत्थान से पहले भी इसी रास्ते से प्रवाहित होती थी, तो ऐसी नदियां पूर्ववर्ती कहलाती है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी मुख्य रूप से, तो यह मुख्य रूप से क्या है? कि पूर्ववर्ती नदी है, यह बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से पूर्ववर्ती नदी नहीं है। अब कौन सी नदी इनमें से पूर्ववर्ती नहीं है? तो सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, क्योंकि ये पहले किस नाम से पुकार जाती थी? शिवालिक नदियां, इंडो-ब्रह्म के नाम से। ठीक है, इसका मतलब चंबल नदी पूर्ववर्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कब से प्रारंभ हुई है? जब से हिमालय का उद्भव हुआ और प्रायद्वीपीय पठार का जो अगला हिस्सा है वो नीचे धंसा है ना, उसके बाद में इसका प्रवाह प्रारंभ होता है। अगला है अनुवर्ती नदी का उदाहरण कौन सा है? अनुवर्ती नदी कौन सी होती है मुख्य रूप से? तो अनुवर्ती नदियां होती है वे नदियां जो धरातल की संरचना का अनुसरण करती हुई बहती है। अनुसरण करती हुई बहती है, ऐसी नदियों को मुख्य रूप से क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी कहा जाता है। अब देखो, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये सभी नदियां किस प्रकार की है? अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। अगला, धन्यवाद। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद सर्वा क्लासेज से जुड़ने के लिए। सभी साथी सर्वा क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, अन्य साथियों को भी शेयर कर दें। अपना एप्लीकेशन भी है, उसको भी आप डाउनलोड कर लें। साथियों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को विराम देते हैं।
कि मन में अगर हिम्मत रखोगे तो सफ़र आसान हो जाएगा, मेहनत का रंग चढ़ेगा तो भाग्य भी साथ निभाएगा, मेहनत का रंग चढ़ेगा तो भाग्य भी साथ निभाएगा। इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप जिस एग्जाम में भी बैठेंगे उसमें अवश्य सफल होंगे। इन्हीं भावों के साथ में आज की क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।